Hello everyone. Today our topic is priority based scheduling. Priority based scheduling में हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है। शेड्यूलर रेडी क्यू में से उन्हीं प्रोसेस को लेता है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। अब मान लिया जाए कि कोई प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी सेम है तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें फिर हम FCFS शेड्यूलिंग को ही फॉलो करते हैं। इट मीन्स जो प्रोसेस पहले आई है उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। कई बार हम देखते हैं जैसे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है कि कोई प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी सबसे लो है तो वो इन्फिनिट टाइम तक जो है ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती है उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो है निम्न प्रायोरिटी की जो भी प्रोसेस है वो क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक एजिंग प्रायोरिटी का यूज़ करते हैं। एजिंग प्रायोरिटी क्या होती है, इसमें जैसे जो सबसे कम प्रायोरिटी की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को बढ़ाया जाता है और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग वर्क करती है। आज हम इसके बेस पर एक एग्जांपल देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। हमारे एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कितनी प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम है 5 और हर प्रोसेस के साथ में उसकी प्रायोरिटी को असाइन किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P2 की है। इट मीन्स जो है सबसे पहले P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन उसके बाद जो प्रायोरिटी है P4 की है तो फिर P4 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन P1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड सबसे लास्ट में हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि सबसे जो लो प्रायोरिटी है वो क्या है, P3 की प्रायोरिटी है। अब हम जो है इसका एक गैंट चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका गैंट चार्ट बनता है। तो अब देखें हम सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की हमारी P2 है। इट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करते हैं जिसका बर्स्ट वेटिंग टाइम तो 0 होगा और उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है। देन उसके बाद में जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, P4 की है। सेकेंड प्रायोरिटी P4 की है। P4 का बर्स्ट टाइम जो है 3 है। इट मीन्स 3 + 2 5 हो जाएगा। देन प्रायोरिटी है P1 की। P1 का बस टाइम 5 है। इट मीन 5 + 5 10। देन सबसे लो प्रायोरिटी है हमारी P3 की। तो P3 की जो प्रायोरिटी है उसका बस टाइम है 2, तो 10 + 2 12। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, गैंट चार्ट बनेगा। अब हम हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो अब देखें वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1, प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा, इसको 5 मिलीसेकंड तक वेट करना पड़ा। इट मीन्स P1 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 5 मिलीसेकंड का। इसी तरीके से वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2 का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इसे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट थी इसीलिए इसे वेट नहीं करना पड़ा, तो इसका वेटिंग टाइम जो है वो 0 मिलीसेकंड का है। अब हम देखेंगे वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P3 का वेटिंग टाइम क्या है हमारे पास में, 10 मिलीसेकंड का। अब इसी तरीके से वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P4 का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 मिलीसेकंड। ये हमारा क्या निकल गया, प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4 का वेटिंग टाइम। अब हम फाइंड करेंगे टोटल वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस
total waiting time of processes equals to 5 plus 0 plus 10 plus 2 equals to 17 मिलीसेकेंड। अब हम क्या निकालना है, हमें एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है, तो हम करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, टोटल वेटिंग टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस। तो टोटल वेटिंग टाइम क्या है अपना 17 एंड नंबर ऑफ प्रोसेस है हमारे पास में 4। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आएगा 4.2 मिली सेकेंड। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम को फाइंड करेंगे। टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू dispatch टाइम माइनस अराइवल टाइम। क्योंकि सब प्रोसेस क्या होती है, सेम टाइम पर आती है, इट मीन्स वो 0 मिलीसेकेंड पर आती है। तो हमारा अराइवल टाइम क्या हो जाएगा, प्रोसेस P1 P2 P3 का P4 का 0 मिलीसेकेंड। तब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1। इक्वल्स टू P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, डिस्पैच टाइम, इट मीन्स 10 माइनस अराइवल टाइम इक्वल्स टू 10 मिलीसेकेंड। देन वी फाइंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P2। Dispatch time of process P2 equals to 2 and arrival time equals to 0. Then the turnaround time of process P2 equals to 2 millisecond. Then turnaround time of process P3 equals to dispatch time of process P3 minus arrival time. Then turnaround time of process P3 equals to 12 millisecond as it is. Turnaround time of process P4 equals to dispatch time of process P4 equals to 5 minus arrival time of process P4 equals to 0. Then turnaround time of process P4 equal to 5 millisecond. Then we find average total turnaround time. Total around time equals to 10 millisecond plus 2 millisecond plus 12 millisecond, then 5 millisecond. millisecond. This is the total turnaround time. Then we find average turnaround time of the process P1, P2, P3 and P4. Equals to total turnaround time upon number of process, तो 29 upon 4 equals to
7.2 millisecond. This is average turnaround time of process P1, P2, P3. इस तरीके से हम टोटल वेटिंग टाइम एंड टोटल टर्नअराउंड टाइम फाइंड करते हैं और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की शेड्यूलिंग है वो जिन प्रोसेस को प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंग इसे शेड्यूल किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।